नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो मित्रों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो कर दीजिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब। तो मित्रों, आज की वीडियो होने वाली है BA सेमेस्टर 3 के लिए, ठीक है मित्रों, जो होगी को करिकुलम कोर्स की, ठीक है मित्रों, जिसका टाइटल है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है मित्रों। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है सभी लोगों के लिए। ये 2022-23 सेशन का पेपर है मित्रों, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का, ठीक है मित्रों, RMSSU अलीगढ़ का, ठीक है मित्रों। तो इससे पहले मैं एक और पेपर सॉल्यूशन करा चुका हूँ ह्यूमन वैल्यूज का, और एक और पेपर सॉल्यूशन इस वीडियो के बाद आएगा। तो मित्रों, जो पेपर सॉल्यूशन उस वीडियो का करा चुका हूँ, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख लेना। आप तीनों ही वीडियोज़ को देखना, मेरी ये वीडियो और इससे पहले एक और कराइए वो, और इसके बाद जो आएगी उसको भी देखना। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है मित्रों। और मित्रों, हमने BA 3rd सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की पेपर सॉल्यूशन कराए हैं, तो उस प्लेलिस्ट की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप BA 3rd सेमेस्टर के सारे पेपर्स के सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है मित्रों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। मित्रों, इस पेपर में होने वाले 75 क्वेश्चन, ठीक है मित्रों। तो बाद में कोई कमेंट करके मुझसे ये मत कहना कि सर आपने सिर्फ 75 क्वेश्चन कराए हैं, 100 क्वेश्चन नहीं कराए, क्योंकि ये पेपर में 75 क्वेश्चन ही होंगे। ये राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का पेपर है, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब पेपर की तरफ चलते हैं, प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम पहला प्रश्न हमारे यहाँ पर मित्रों, एक साइड इंग्लिश में प्रश्न है, एक साइड हिंदी में। तो मैं हिंदी में पढ़ूंगा, और जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, परंतु मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा ज़्यादातर, ठीक है। तो आप इंग्लिश वाले जो लोग हैं वो हिंदी को ही देख, इंग्लिश को अपने आप पढ़ लेना, ठीक है मित्रों। और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को पढ़ दूंगा। गांधी जी के अनुसार साध्य साधनों का औचित्य सिद्ध करता है। साध्य से स्वतंत्र साधन भी शुद्ध होने चाहिए। साधन साध्य के औचित्य को सिद्ध करते हैं। साधन तथा साध्य संबंधित नहीं है। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर बी, साध्य से स्वतंत्र साधन भी शुद्ध होने चाहिए, ठीक है मित्रों। द मीन्स मस्ट आल्सो बी गुड इंडिपेंडेंटली ऑफ द एंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। साइबर अपराधों की शिकायत करने के लिए भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वेबसाइट लॉन्च की है? साइबर अपराधों की शिकायत के लिए भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वेबसाइट लॉन्च की है? किस मंत्रालय ने की है मित्रों? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। तो क्या उत्तर आएगा मित्रों इसका? गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 2018 के अनुसार रिश्वत देने वाले व्यक्ति को कितने साल की सजा का प्रावधान है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा यहाँ पर, पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कब किया गया? 1950, 1951, 1976, 1978। कब किया गया मित्रों? 1976 में, ठीक है मित्रों। इसके बारे में थोड़ी और नॉलेज हम लेंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 42वें अमेंडमेंट द्वारा, ठीक है मित्रों। इसके पंथ निरपेक्ष के साथ दो शब्द और जोड़े गए थे, जो थे एक था समाजवादी और एक था मित्रों अखंडता, ठीक है मित्रों। 3 शब्द जोड़े गए थे संशोधन के द्वारा। इस 42वें संशोधन को मित्रों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है मित्रों, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी 1976 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति की शुरुआत कब हुई? व्हेन डिड द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट इन इंडिया? कब हुई थी मित्रों? 1991 में, ठीक है मित्रों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, आर्थिक उदारीकरण की नीति किसने प्रारंभ की? किसने प्रारंभ की मित्रों? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, राजनाथ सिंह, यशवंत सिन्हा, नरेंद्र मोदी। किसने प्रारंभ की मित्रों? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, ठीक है मित्रों। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, राजनाथ सिंह, यशवंत सिन्हा, नरेंद्र मोदी, तो प्रधानमंत्री के नाम सोच रहे होंगे आप। लेकिन ये जब इन्होंने की तो ये इस समय कौन थे मित्रों? फाइनेंस मिनिस्टर थे, यानी कि वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है मित्रों। और तब प्रधानमंत्री कौन थे मित्रों? PM कौन थे तब? PM थे मित्रों PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव, ठीक है मित्रों। PV नरसिम्हा राव तब प्रधानमंत्री थे, ठीक। तो आपको याद रखना है, मनमोहन सिंह जी तब वित्त मंत्री थे, तब आर्थिक उदारीकरण की नीति प्रारंभ की गई थी, ठीक है मित्रों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर, गांधी के अनुसार सत्य के उच्चतम आदर्श का पालन होना चाहिए। विचार, कथन, कर्म, उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर,
स्वदेशी से गांधी विचारधारा में निहित है। उसी का प्रयोग करना जिसका स्वयं में उत्पादन किया है। विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार, अपने आसपास की सेवाओं तक सीमित रहना, स्थानीय उत्पादों से परे न जाना। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। गांधी जी के रोटी के लिए श्रम के सिद्धांत में अनिवार्यता सम्मिलित है। मानसिक कार्य, शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम प्रश्न नंबर 10 है हमारा यहाँ पर। यह किसने प्रतिपादित किया है कि खाली पेट वाले के लिए धर्म निरर्थक है? राधा कृष्ण, टैगोर, गांधी, विवेकानंद। किसने प्रतिपादित किया है मित्रों? ये टैगोर ने। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर। स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व के किस देश में धर्म सम्मेलन में प्रतिभाग किया? किस देश में धर्म सम्मेलन में प्रतिभाग किया मित्रों? अमेरिका में। ठीक है मित्रों, कहाँ पर किया था? अमेरिका किस शहर में मित्रों? शिकागो में। ये भी आपको जानना है। और किस डेट को किया था मित्रों? ये 11 सितंबर 1893 को इन्होंने भाषण दिया था। ठीक है मित्रों, 11 सितंबर 1893 को इन्होंने भाषण दिया था। ठीक है मित्रों, अमेरिका में दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर। स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती नाम क्या था? मतलब पुराना नाम क्या था उनका? फॉर्मल नेम। तो क्या था मित्रों? नरेंद्रनाथ दत्त। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है क्या है? 12 जनवरी 1863। ठीक है मित्रों, किस पर्व के दिन हुआ था मित्रों? किस त्योहार के दिन इनका जन्म हुआ था? मकर संक्रांति के दिन। ठीक है मित्रों, मकर संक्रांति के दिन। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है, पूछ लेता है अक्सर। निष्काम कर्म का तात्पर्य है काम्य कर्मों का त्याग, नित्य कर्मों का त्याग, कर्म फल की कामना का त्याग, नैमित्तिक कर्मों का त्याग। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? कर्म फल की कामना का त्याग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम गांधी में स्वधर्म की अवधारणा निहित है। व्यक्ति ईश्वर के विश्वास में, वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार अपने कर्तव्यों के पालन में, व्यक्ति ईश्वर में, पूजा के संपादन में, व्रत में, उपासनाओं के अनुष्ठान में। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार अपने कर्तव्यों के पालन में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर। नैतिक निर्णय का स्वरूप है वर्णनात्मक, मूल्यात्मक, सूचनात्मक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है मित्रों, तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर। गीता के अनुसार निम्न में से कौन सा स्थिति प्रज्ञ का लक्षण है? बुद्धि की स्थिरता, मोक्ष की प्राप्ति, संन्यास की प्राप्ति, उनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि की स्थिरता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर। भगवत गीता में निष्काम शब्द का अर्थ है उद्देश्य विहीन कर्म, अनासक्त कर्म, कर्म संन्यास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? अनासक्त कर्म। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब स्थिति प्रज्ञ का गीता के अनुसार अर्थ है वह व्यक्ति है जो सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता, बौद्धिक जीवन जी रहा है, समाज भक्त है, अच्छे कार्य कर रहा है। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? स्थिति प्रज्ञ का गीता के अनुसार अर्थ है वह व्यक्ति जो सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर। गीता की स्वधर्म की अवधारणा संबंधित है परमार्थ सत्य में विश्वास से, ईश्वर में विश्वास से, धार्मिक कर्तव्यों के संपादन से, उन कर्तव्यों के संपादन से जो उसकी सामाजिक स्थिति के कारण है। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? उन कर्तव्यों के संपादन से जो उसकी सामाजिक स्थिति के कारण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर। ना चाहते हुए भी व्यक्ति किन कारणों से प्रेरित होकर कार्य करता है? भगवद गीता के अनुसार उत्तर दीजिए। काम तथा क्रोध, क्रोध तथा लोभ, लोभ तथा मोह, मोह तथा मान। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? लोभ तथा मोह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्य कथन है? ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर की सत्ता है, स्वास्थ्य की कामना की जाती है, परमाणु बम लाखों को लोगों को मार सकता है,
परमाणु बम का प्रयोग गैरकानूनी होना चाहिए। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? परमाणु बम का प्रयोग गैरकानूनी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, गीता के अनुसार संन्यास का अर्थ है गृह त्याग, समस्त कर्मों का त्याग, कर्म फल की इच्छा का त्याग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? कर्म फल की इच्छा का त्याग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। मित्रों ये जो पेपर है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री, इसमें आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए, सभी विषयों का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इस पेपर को कर सकते हैं। इतना ज्ञान तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो सभी को होगा। ठीक है मित्रों। प्रश्न 24 हमारे यहाँ पर, नैतिक जीवन की दृष्टि से गीता का केंद्रीय संदेश है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग, ध्यान योग। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? कर्मयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, नैतिक निर्णय तत्वों का निर्णय है, तत्वों के विषय में निर्णय है, तत्वों के ऊपर निर्णय है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? तत्वों के ऊपर निर्णय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, स्थिति प्रज्ञ मानसिक समता की स्थिति है, इसका प्रतिपादन किया गया है। इसका प्रतिपादन किया गया वेदांत में, उपनिषद में, बौद्ध में, गीता में। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? गीता में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे दिया? किसे दिया मित्रों? अर्जुन को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित है अहंकार कम होता है, आत्मपूर्ति, बिना शर्त प्रेम, उपरोक्त सभी। क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर, प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य का निर्धारण का स्रोत है वेद, उपनिषद, गीता, उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर है मित्रों? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित स्थान में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? रामेश्वरम में। ठीक है मित्रों। जब एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात आई है तो थोड़ी बहुत जानकारी इनके बारे में रखेंगे क्योंकि पेपर में आ सकता है, ये जनरल नॉलेज हमें होनी चाहिए। इनका जन्म हुआ था मित्रों 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में। ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक है मित्रों। और जो इनकी मृत्यु है वो हुई थी 27 जुलाई मित्रों 2015 को शिलांग में। कहाँ पर मित्रों? शिलांग में। ठीक है मित्रों। इनकी मित्रों एक सबसे फेमस पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर। ठीक है मित्रों। ये जो इनकी आत्मकथा है ये आपको याद रखना है। ये मित्रों भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 11वें। इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है तथा जनता के राष्ट्रपति के नाम से, मिसाइल मैन तथा जनता के राष्ट्रपति के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है मित्रों। ये वैज्ञानिक थे तथा एयरोस्पेस इंजीनियर थे। ठीक है मित्रों। तो इनके बारे में आपको जानकारी होगी। रामेश्वरम में इनका जन्म होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अजीज प्रेम जी किस कंपनी से संबंधित है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, रिलायंस, विप्रो लिमिटेड, इन्फोसिस। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? विप्रो लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। सतत विकास की आवश्यकता है, दीर्घकालिक आर्थिक विकास, एक स्थिर आजीविका, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना, उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही द्वारा लिए जाने व्रतों की संख्या है कितनी है मित्रों? 11। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। गांधी जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, सत्य और अहिंसा दोनों साध्य है। सत्य और अहिंसा दोनों साधन है। अहिंसा साध्य और सत्य साधन है। सत्य साध्य है और अहिंसा साधन है। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? सत्य और अहिंसा दोनों साध्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गांधी के अनुसार सत्य आध्यात्मिकता सिद्धांत और इसका प्रयोग केवल आध्यात्मिक हो सकता है। सत्य आध्यात्मिक सिद्धांत और इसका प्रयोग आध्यात्मिक तथा व्यावहारिक दोनों हो सकता है। सत्य इंद्रियानुभाविक सिद्धांत है तथा इसका प्रयोग केवल व्यवहारिक हो सकता है। सत्य आध्यात्मिक सिद्धांत है किंतु इसका प्रयोग केवल व्यवहारिक हो सकता है। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी। सत्य आध्यात्मिक सिद्धांत है और इसका प्रयोग आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक दोनों हो सकता है। ठीक है मित्रों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 36 है हमारा।
गांधी का सर्वोदय मूलतः है एक बौद्धिक सिद्धांत, एक उपयोगितावादी सिद्धांत, एक सर्वभूतया सिद्धांत, एक आध्यात्मिक सिद्धांत। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? एक आध्यात्मिक सिद्धांत। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, ए स्पिरिचुअल डॉक्ट्रिन। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, महात्मा गांधी के अनुसार हम सत्य को खंडों में तथा विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं, तब सत्य का निर्धारण कौन करता है? ईश्वर, व्यक्ति विशेष, समाज, राष्ट्र। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ईश्वर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारे पर, सर्वोदय का लक्ष्य है केवल दलितों का उत्थान, समाज के अधिकतम लोगों की उन्नति, समाज के सभी वर्गों की उन्नति, केवल निर्धनों का उत्थान। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी, समाज के सभी वर्गों की उन्नति। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से गांधीवादी नीति का सबसे मूल लक्षण कौन सा है? ब्रह्मचर्य, अहिंसा, असंग्रह, अस्तेय। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? अहिंसा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। रिश्वत अधिनियम 2010 में किस देश के संसद में पारित हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, भारत। किस देश की संसद में पारित हुआ मित्रों? यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारे पास, CSR का अर्थ है। तो CSR की फुल फॉर्म क्या है मित्रों? जब फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो हम इंग्लिश वाले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे मित्रों। तो क्या उत्तर है इसका? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम, मानवीय मूल्य के लिए आवश्यक है सद्भाव में रहना, स्वयं के साथ, एक दूसरे तथा प्रकृति के साथ जीवन को आसान तथा खुशहाल बनाना, परिवार और दोस्तों के साथ रहना, इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसा बनाना। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? सद्भाव में रहना, स्वयं के साथ, एक दूसरे तथा प्रकृति के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, खाली जगह जीने का पहला तल है परिवार, प्रकृति, व्यक्तिगत, सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? व्यक्तिगत। ठीक है मित्रों, इंडिविजुअल। सबसे पहले जीने का पहला तल है व्यक्तिगत, स्वयं ही आप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। स्वाभाविक स्वीकृति उत्पन्न करती है आत्म अन्वेषण, आत्मसम्मान, स्व एहसास, प्रकृति। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? स्व एहसास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। आपने वाहनों पर BS4, BS6 का चिन्ह देखा होगा। BS का मतलब होता है, तो BS का मतलब क्या होता है मित्रों बताइए? BS का मतलब क्या होता है मित्रों? भारत स्टेज। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, हेटेरोइट्स खाद्य श्रृंखला शुरू होती है। हेटेरोइट्स खाद्य श्रृंखला शुरू होती है पौधों से, अपघटकों से, शाकाहारियों से, मृत कार्बनिक ऑर्गेनिक पदार्थों से। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? मृत कार्बनिक ऑर्गेनिक पदार्थों से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अधिकतम जैव आवर्धन पाया जाएगा उत्पादकों में, प्राथमिक उपभोक्ताओं में, फाइटोप्लैंक्टन्स में, शीर्ष मांसाहारी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी शीर्ष मांसाहारी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शब्द इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया? किसने दिया था मित्रों? ये ट्रांसले ने। ठीक है मित्रों, आर्थर ट्रांसले जिनका पूरा नाम है, और कब दिया था मित्रों इन्होंने? 1935 में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वनों में, उपोष्णकटिबंधीय वनों में, पर्णपाती वनों में, अल्पाइन वनों में। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? उष्णकटिबंधीय वनों में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों को जल्द निपटाने के लिए भारत के लिए 2010 में भारत की संसद का कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम, जिसे हम शॉर्ट में NGT भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, ये कब किया गया था मित्रों? 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है मित्रों, इसका NGT का मुख्यालय कहाँ पर है मित्रों? हेडक्वार्टर कहाँ पर है मित्रों? नई दिल्ली में। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना, हर बार ये क्वेश्चन ह्यूमन वैल्यूज के पेपर में आता है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। NGT से संबंधित पेपर, ये पेपर नहीं मतलब NGT से संबंधित पेपर हर एक बार आता है। नीचे दिया गया चिन्ह सतत विकास 2022 के किस लक्ष्य को दर्शाता है? मतलब ये जो चिन्ह है वो सतत विकास 2022 के किस लक्ष्य को दर्शाता है? किस लक्ष्य के दर्शाने का ये चिन्ह है बताइए? किस लक्ष्य को दर्शाने का ये चिन्ह मित्र बताइए?
लैंगिक समानता। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन है मित्रों? तो मित्रों ये पेपर 2022-23 सेशन का है, तो इसमें इसका आंसर नहीं है। तो मैं इसका अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष है, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तब बता रहा हूँ मैं, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? ये हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है मित्रों, कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ये भी आपको याद रखना है, ये पेपर में आता है। तो अगले राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी, आपको ये याद रखना है, पेपर में लिखा होगा एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एनजीटी, इसको ही उन्होंने फुल फॉर्म में हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है मित्रों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके फुल फॉर्म में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? किस वर्ष आयोजित किया गया था मित्रों? 1992 में। जो रियो डी जेनेरियो है मित्रों, यह कहाँ पर है? ब्राजील में ये जगह। ठीक है मित्रों, ब्राजील में है ये जगह। ऑप्शन नंबर 1992 में इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। रामसर सम्मेलन किस संरचना से संबंधित है? वेटलैंड्स, जंगल, पवित्र झीलें, वन्यजीव। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? वेटलैंड्स। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारा यहाँ पर, तमाम ऊर्जा का परम स्रोत है हवा, सूर्य की रोशनी, पानी, उक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? सूर्य की रोशनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी इज सनलाइट। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न हमारा, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है एक तरफा, दो तरफा, बहुदिशात्मक, उक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? एक तरफा, अनडायरेक्शनल। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। शब्द सतत विकास कब अस्तित्व में आया? ठीक है मित्रों, सतत विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो कब अस्तित्व में आया? कब अस्तित्व में आया मित्रों? 1980 में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम 3 Rs का क्या अर्थ है? 3 Rs का क्या अर्थ है मित्रों? जो 3 Rs है ये क्या अर्थ है मित्रों इसका? इसका अर्थ है रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस। ठीक है मित्रों, ठीक है, ये तीनों ही इसके अर्थ हैं। रिसाइकल, ये 3 R से किसके लिए स्टैंड होते हैं मित्रों? रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस। ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों, ये हर बार आता है एग्जाम में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सतत विकास से संबंधित नहीं है? सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? राजनीतिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, विश्व सतत विकास 2022 शिखर सम्मेलन 2022 का विषय क्या था? रेजिलिएंट ग्रह के लिए साझेदारी, हमारे साझा भविष्य को फिर से प्रभावित करना, सभी के लिए सुरक्षित वातावरण, रेजिलिएंट लचीले ग्रह की ओर सतत विकास को निश्चित करना, एजेंडा 2030 को पूर्ण करना। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? रेजिलिएंट ग्रह की ओर सतत विकास को निश्चित करना। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है? बायोमास का पिरामिड, नंबर का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, उक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऊर्जा का पिरामिड, एनर्जी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन XC2 संरचना में नहीं आता? वन्यजीव सफारी पार्क, राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? वन्य जीवन सफारी पार्क। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा, AQI का पूर्ण रूप है, AQI का पूर्ण रूप है, मतलब फुल फॉर्म पूछिए तो फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो हम हमेशा इंग्लिश वाले की तरफ चलेंगे। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? एयर क्वालिटी इंडेक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। सबसे प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस है, सबसे प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस क्या है मित्रों? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। वह विकास जो भविष्य की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता, से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है, उसे कहा जाता है सतत विकास, आर्थिक विकास, भविष्य का विकास, नीति विकास। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? सतत विकास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर,
निम्न में से किससे होकर ऊर्जा का प्रवेश पारिस्थितिकी तंत्र में होता है? शाकाहारियों से, उत्पादकों से, अपघटकों से, प्राथमिक उपभोक्ताओं से। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? उत्पादकों से। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा पर, प्राकृतिक आवास के भीतर संरचना को क्या कहते हैं? स्वस्थानी संरचना, बाह्य स्थानीय संरचना, जीव के बाह्य संरचना, जीव के भीतरी संरचना। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? स्वस्थानी संरचना। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे पर, किसी जीव या समुदाय का प्राकृतिक वास कौन सा कहलाता है? निकेत, बायोम, हैबिटेट, आदत। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? हैबिटेट। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, इनमें से अक्षय ऊर्जा का संसाधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, बायोमास। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? बायोमास। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ग्लोबल वार्मिंग इनमें से किससे नियंत्रित हो सकती है? मानव जनित कचरे को जलाकर, जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना, पानी की बर्बादी को कम करना, ठोस कचरे को बढ़ाना। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न की तरफ चलते मित्रों, जैव विविधता का अर्थ है आर्थिक विविधता, स्वस्थानी संरचना, बाह्य स्थानीय संरचना, वनस्पतियों प्राणी जात की विविधता। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? वनस्पतियों और प्राणी जात की विविधता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, निम्न में से क्या बाह्य स्थानीय संरचना है? नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बॉटेनिकल गार्डन्स। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? बॉटेनिकल गार्डन्स। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे पास, एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? मित्रों पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, पहले ही बता चुका हूँ मैं। इसका कोई उत्तर है मित्रों? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मित्रों? नई दिल्ली में। और इसके जो अध्यक्ष मैंने आपको बताए थे, कौन बताए थे? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ये भी आपको याद रखना। और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और 2010 में ये आया था। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। वायु गुणवत्ता सूचकांक का ज़्यादा होना इनमें से क्या दर्शाता है? अधिक प्रदूषित वायु, कम प्रदूषित वायु, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? अधिक प्रदूषित वायु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों, लास्ट प्रश्न, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में किस वर्ष में लागू हुआ? किस वर्ष में लागू हुआ मित्रों? ये सन 1972 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, तो मित्रों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मित्रों ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट की मैं 2 पेपर सॉल्यूशन और करा चुका हूं, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो मित्रों वहां से जाकर आप इन दोनों पेपर्स की लिंक से वीडियो फुल पेपर सॉल्यूशन देख सकते हैं। और साथ ही साथ मित्रों मैंने बीए थर्ड सेमेस्टर के और भी पेपर्स के सॉल्यूशन कराए हैं, तो बीए थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दिए, तो वहाँ से जाकर और सभी पेपर्स की सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। और मित्रों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मित्रों चलते हैं आज के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।